हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, यदि हिंदी की बात की जाए तो ये तो हम कहते हैं कि हमारी मातृभाषा है, मदर टंग है, साहित्य लिखा गया है, मूवियां बनती हैं, बहुत सारे मंत्री बोलते हैं, भाषा बहुत बड़े पैमाने पे बोली जाती है और बहुत सारे तर्क। ठीक है, तो चलिए, भावना से जुड़े ये तर्क तो हैं, लेकिन अगर ऑफिशियली देखा जाए, आधिकारिक रूप से देखा जाए, तो दो टर्म हमारे सामने आते हैं, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। और एक बड़े पैमाने पे लोगों के अंदर भ्रांति है, शायद उनको क्लियर नहीं है कि वास्तविकता में हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। तो आज पहले तो दोनों में जो डिफरेंस है उसकी बात करेंगे, फिर देखेंगे कि राष्ट्रभाषा होने की कसौटियां क्या हैं, हिंदी राष्ट्रभाषा की कसौटी पे कहां तक आती है, और क्या यह राष्ट्रभाषा है, अगर नहीं तो क्या यह राजभाषा है, अगर हां तो संविधान में क्या इससे जुड़ा कोई वर्णन है। इन सब मुद्दों पे बात करेंगे। देखिए, जब हम हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो हिंदी भाषा का साहित्य है और हिंदी साहित्य का इतिहास ये उसमें समाहित रहता है। 14 सितंबर जब हम इस वीडियो को देख रहे हैं तो हिंदी दिवस मनाया जाता है और उसके बाद कई ऑफिसेज में एक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, मतलब अगले 15 दिन हिंदी भाषा में बात होगी, तमाम चीजें। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने आधिकारिक जो राजभाषा होती है उसके रूप में हिंदी को अपनाया था। तब से ये प्रक्रिया चल रही है। जो लोग YouTube पे देख रहे हैं, पहले तो मैं बता दूं कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ग्रुप्स में, जो आपके रेस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं, उसमें शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये जानकारी भी पहुंचे। हिंदी दिवस है, हिंदी के बारे में ये जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, और एक चीज और, ये तो मैंने बताया हिंदी दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी होता है। आप मुझे बताइएगा कि वो किस दिन मनाया जाता है, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, राष्ट्रभाषा की बात की जाए तो राष्ट्रभाषा क्या, जो संपूर्ण देश की भाषा हो। राजभाषा क्या, जो किसी देश में आधिकारिक तौर पे प्रयोग की जाती हो आधिकारिक कार्यों में। एक सरल शब्द में अगर मैं बयां करूं तो ये एक डिफरेंस है। राष्ट्रभाषा होने के तौर पे कुछ और भी क्लॉज हैं, कुछ और कंडीशंस हैं, मतलब आधिकारिक तौर पे नहीं, लेकिन विद्वान ये मानते हैं कि अगर किसी भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहेंगे तो क्या क्या उसके पीछे कारण होने चाहिए। तो जैसे अगर यहां देखते हैं क्या क्या कारण है। ठीक है, वो भाषा देश के सभी अधिकतम व्यक्तियों द्वारा बोली जानी चाहिए। ठीक है, सभी या अधिकतम। बोलने वाले देश के किसी एक हिस्से में, जो बोलने वाले देश के किसी एक हिस्से में नहीं बल्कि विभिन्न हिस्सों में हो, ताकि वह भाषा पूरे देश में संपर्क सूत्र स्थापित करने में काम हो। मतलब सिर्फ एक जगह नहीं, सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, संपूर्ण देश में संपर्क सूत्र का काम करे। ठीक है, वह भाषा राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को धारण करने में सक्षम हो, अर्थात देश की विभिन्न सांस्कृतिक जो अभिव्यक्तियां हैं उनको समाहित किए हो। देखिए, हिंदी की अगर बात की जाए तो संस्कृत से लेके लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी और अभी तक, बीच में हम इसकी बोलियों की बात कर लें तो चाहे वो अवधी हो, चाहे वो ब्रज हो, अगर मैं कहूं कि भारत की जो संस्कृति विश्व पटल पे दिखती है उसकी सबसे, जिसे कहते हैं ना, प्रमुख ध्वजवाहक हिंदी है, तो कोई दो राय नहीं। तो अभी तक जो तीनों पॉइंट मैंने डिस्कस किए, ये तीनों पॉइंट तो आते हैं राष्ट्रभाषा जो विद्वानों ने कहा होना चाहिए। आगे क्या है, उसका शब्द भंडार इतना व्यापक हो कि देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित शब्दावलियां उसमें शामिल हो सके। ठीक है, हो सके। उसमें यह प्रवृत्ति भी होनी चाहिए कि देश की भाषाओं के अन्य शब्दों को वो सहजतापूर्वक शामिल कर सके, उनसे परहेज ना करे। अब देखिए, ये एक ऐसा बिंदु है जिसपे मेरा थोड़ा सा एक पर्सनल ओपिनियन है। जब हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात करते हैं तो वहां पे आपको टिकिया, चाट, रोटी ये सारे शब्द मिलते हैं, लेकिन जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए भार्गव डिक्शनरी या इस डिक्शनरीज की बात कर लीजिए, शब्दकोशों की बात कर लीजिए, तो पता नहीं क्यों थोड़ा सा एक रिजर्व हो जाते हैं लोग। अरे ये तो इस भाषा का है, इसे क्यों रखा जाए। जबकि हम अगर अपने पुरखों को देखें, जो हमारे हमसे पहले के जो लोग थे जिन्होंने हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने में अपना बहुत योगदान दिया, अगर हम उनकी तरफ देखें तो हम एक चीज पाते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने पुर्तगाली, चाइनीज, अरबी, उर्दू, फारसी, विभिन्न इतालवी, बहुत सारे शब्दों को हिंदी भाषा में शामिल किया। तो जो हमारे पुरखे कर रहे थे, हम थोड़ा सा उससे विमुख हो रहे हैं। लेकिन जहां तक डिबेट की बात है, जहां पर राष्ट्रभाषा का प्रश्न उठता है, वहां तक तो ये जो पॉइंट है ये भी अग्री है कि हिंदी में है ऐसा, बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको हिंदीकृत किया गया हुआ है। ठीक है,
चलिए, उस भाषा का व्याकरण सरल होना चाहिए ताकि देश के अन्य हिस्सों के निवासी यदि उसे सीखना चाहें तो सीखने की प्रक्रिया कठिन ना हो। हिंदी का व्याकरण तो बहुत ही सरल है। अंग्रेजी के व्याकरण में इतने इफ्स एंड बट हैं, उतने इफ्स एंड बट आपको हिंदी में नहीं दिखेंगे। ठीक है, पठति पठता पठंती, रामा रामो रामा, हर दिशा में और हर सुविधा के हिसाब से आपको एक ही तरह दिखेगा। लेकिन अंग्रेजी में हमको पता है ना कि आई पहले आया, ई पहले आया तो स से ग हो जाएगा, ग से ज हो जाएगा, कितनी सारी वेरिएशंस हैं। ठीक है, चलो अंग्रेजी का व्याकरण कभी और पढ़ेंगे, अभी हिंदी की बात कर लेते। तो ये भी एक्सेप्टेड है कि ठीक है, राष्ट्रभाषा की जो कसौटियां हैं उसमें हिंदी इसमें भी खरी उतरती है। फिर क्या है, उसकी ध्वनि संरचना व्यापक तथा लचीली होनी चाहिए। यदि अन्य भाषाओं की कुछ ध्वनियां उसमें प्रयुक्त न हो तो उन्हें स्वीकारने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। यह एक ऐसा बिंदु है जिस पे मैं अग्री करता हूं कि थोड़ा बहुत हिंदी, चलो 100% तो नहीं लेकिन 80% तक पहुंचती है। क्योंकि अगर फोनेटिक्स की बात कर ले, ध्वनियों की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं जो उर्दू भाषा है ना, उसकी फोनेटिक्स अंग्रेजी के बहुत करीब है। तो बहुत से लोग जो इनके जो भाषाओं के ध्वनि विशेषज्ञ कहे जाते हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं उर्दू और अंग्रेजी को, देखिए उर्दू भी हिंदी भाषा की ही बहन है, छोटी बहन है। ठीक है, तो उर्दू को मैं अलग से नहीं आंक रहा हूं। ठीक है, तो कोई डिबेट मत लिखिएगा। उर्दू को अंग्रेजी के ज्यादा करीब पाया तो कहीं ना कहीं हिंदी को थोड़ा सा अलग कर दिया। लेकिन सिर्फ फोनेटिक्स की अगर बात की जाए तो 70 से 80% तक हिंदी वहां पे पहुंचती है। और बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो सुग्राह्य हैं हिंदी में। अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द हैं जो हिंदी में अगर आएंगे तो उलट पलट मच जाएगी, पर हिंदी अगर उनको हिंदीकृत कर लेगी तो बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रोनाउंसिएशन भी हो सकता है। माफ कीजिएगा, आप भी कह रहे होंगे सर कि हिंदी पढ़ा रहे हैं और कुछ कुछ अंग्रेजी के शब्दों को ऐसे नहीं। तो हिंदी के शब्दों को, जैसे अंग्रेजी या पुर्तगीज या इटालवी, इन शब्दों को जब हिंदी में रखा जाता है तो हिंदी बिल्कुल स्वीकार लेती है फोनेटिक्स के साथ में। तो फिर मैं वही कह रहा हूं कि जो 70-80% तक इस जो बिंदु है वहां पे भी हिंदी राष्ट्रभाषा की कसौटी पे खरी उतरती है। 10-20% का इसलिए क्योंकि धीमे धीमे हम लोग डेवलप कर सकते हैं कि खुद में हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है और हिंदी की जो लिपि है, देवनागरी लिपि, वो खुद में एक वैज्ञानिक लिपि है, तो बिल्कुल डेवलप हो सकता है। ठीक है, उसकी लिपि भी राष्ट्रीय लिपि होनी चाहिए, अर्थात ऐसी लिपि जिसमें देश की सभी भाषाओं में प्रयुक्त होने वाले ध्वनि संकेत लिखे जा सकते हो। जितना मेरा अध्ययन है कि ऑलमोस्ट हिंदी वहां पे है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे काम हो सकता है, लेकिन 99% यहां पे है हिंदी, इस कसौटी पे खरी उतरती है। आप सोचिए कि कुछ ऐसे भी स्वर हैं जिनको हटाने की बात हो रही है क्योंकि वो एक्स्ट्रा हैं। तो हो सकता है वो एक्स्ट्रा कभी और किसी देश की भाषा या किसी अन्य क्षेत्र की भाषा को हिंदीकृत करने में काम आ जाए। तो उस भाषा में साहित्य की रचना व्यापक तौर पर हुई हो तथा साहित्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में रचा गया हो। हम इसका भी देखेंगे क्योंकि हम साउथ में, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें या हम कर्नाटक की बात करें या हम बंगाल चले जाएं या हम कश्मीर चले जाएं या हम राजस्थान चले जाएं, हिंदी और हिंदी से जुड़े जो विधाएं, जो साहित्य विधाएं हैं, उन सब में हमको हिंदी का प्रयोग दिखने को मिलता है। ग्रंथ दिखते हैं, काव्य दिखते हैं, कहानियां दिखती हैं, उपन्यास दिखते हैं, नाटक दिखते हैं। ठीक है, तो यह भी लागू होता है कसौटी के तौर पे। फिर उस भाषा ने राष्ट्र के प्रमुख आंदोलनों में सक्रिय सहभागिता की हो, अर्थात सामाजिक विकास की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाई हो। 1927-28 का समय है। भगत सिंह अपने ग्रुप के साथियों को एकत्रित किए हुए हैं और उनसे बात कर रहे हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। देश के लिए अपने को कुर्बान कर देना, देश की आजादी को प्राप्त करना। और इस बाबत जब वे उनको मोटिवेट करते हैं तो उनके जुबान पे जो स्वर लहरियां आती हैं कि आज फिर जब डरते हैं उनके साथी कि अरे ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो क्या कहते हैं। बिस्मिल अजीमाबादी की लिखी लाइनें हैं। भगत सिंह अक्सर बोलते रहते थे और फिर हमने देखा कि बिस्मिल से लेके भगत सिंह तक, आजाद, बटुकेश्वर दत्त, सबके मुंह में ये पंक्तियां थी कि आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, आए वो शौके शहादत जिनके जिनके दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये तो भगत सिंह की बात कर रहा हूं, ये तो क्रांतिकारी। मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु नरा और मृतक समान है। तो निज देश की बात वो भी करते उनसे पहले
निज भाषा उन्नति है सब भाषा सब उन्नति को मूल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्हें भारत में हिंदी गद्य साहित्य का पितामह माना जाता है, जिन्होंने गद्य साहित्य को उसके जैसे कहते हैं शीर्ष पे पहुंचा दिया, मतलब उसको न सिर्फ उत्पन्न किया बल्कि उसको एक मैच्योर युवक बना दिया, इस स्तर पे अपना काम किया, वे भी इसकी बात करते हैं। फिर अगर थोड़े आगे बढ़ा जाए तो जब माखनलाल चतुर्वेदी एक पुष्प की अभिलाषा कहते हैं कि मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, उस समय भी कहीं ना कहीं हिंदी भाषा का ही इस्तेमाल होता है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाले रानी थी। कहानी मतलब कविता लंबी है और बोलते बोलते मेरे लफ्ज शायद क्या कहते हैं कम पड़ जाएं, इतना महात्म्य है, नहीं हम उसको वर्णन कर सकते शब्दों में, जो हिंदी ने राष्ट्र को दिया वहां पे। तो भारत के लोगों को एक करने में जब इनकलाब जिंदाबाद की बात हो रही थी, तो जो इनकलाब था वो इनकलाब की जो बात थी वो भाषाई स्तर पे हिंदी ने कमान संभाली हुई थी और पूरे देश को एकजुट करने में हिंदी ने एक बड़ा रोल प्ले किया था। 1857 का संग्राम याद कर लीजिए, जब एक चौराहे पे राजा, सैनिक, शिक्षार्थी, किसान जब मिलते हैं, उन सबको भी पता चलता है कि एक ही शोषक है, वो कौन है? ब्रिटिशर्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी में ईसीसी बोल दिया, ईईसी, ईस्ट इंडिया, ईआईसी सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ही शोषक है और वही हमारा शोषण कर रही है। माध्यम क्या था? माध्यम था हिंदी, जिसको उन्होंने शीर्ष अपना नेतृत्व सौंपा बहादुर शाह द्वितीय यानी कि बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह साहब जो थे वो भी हिंदी और हिंदी की जो छोटी बहन है उर्दू, उसमें अपनी शेर और शायरी किया करते थे, तो वे भी हिंदी के मानक प्रतिनिधि थे। ठीक, तो ये सारी चीजें तो कसौटियों खतर होती है। अच्छा, अब हिंदी के राष्ट्रभाषा होने के तर्क, अभी हम राजभाषा पे भी आएंगे और संविधान पे भी जाएंगे। तो तर्क क्या है? देखिए, पहला तर्क लोकतांत्रिक तर्क है, बिल्कुल देख लेते हैं क्या। हिंदी भारत में सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा है। 42% जनसंख्या की ये अगर हम बात करें तो 42% जो जनसंख्या है उनका ये प्रमुख भाषा, मेन भाषा है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो लगभग 70 से 72% व्यक्ति जो हैं वो हिंदी बोल लेते हैं, चाहे टूटी फूटी हो। और बाकियों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बाकी भी जो जहां पे हिंदी नहीं पहुंच पाती है वो इस हद तक हिंदी को जरूर जानते हैं कि हिंदी समझ लेते हैं। और अगर हिंदी के अलावा किसी और भाषा की बात करें, देखिए मैं 72% तक बात कर रहा हूं, हिंदी के अलावा किसी और, चाहे आप बांग्ला की बात करें, तमिल की बात करें, 10% से भी कम लोग हैं जो उस भाषा को उस स्तर पे जानते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं। तो इसका मतलब लोकतांत्रिक रूप से देखा जाए तो हिंदी 70 से 72% तक समझ में आती है और देखा जाए तो लगभग 90% लोगों के जहन तक जाती है हिंदी। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया लोकतांत्रिक तर्क। ठीक है, ठीक है। हिंदी आरंभ से ही देश की राष्ट्रभाषा रही। इसका मूल कारण क्या है कि देश की लगभग सभी प्रमुख भाषाएं या तो जो आर्य भाषा संस्कृत से विकसित हुई हैं या व्याकरण अथवा शब्दावली के स्तर पर संस्कृत से अत्यधिक प्रभावित है। विकास की इस प्रक्रिया में हिंदी उस स्थान पर बोली गई जो हमेशा भारतीय इतिहास के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों का केंद्र बिंदु रहा। चाहे वो पाटलिपुत्र हो, दिल्ली हो, आगरा हो, ये प्रमुख स्थान हिंदी जो भाषाई क्षेत्र हैं रहे। इतना ही नहीं, जब दक्षिण की ओर राजनीतिक अभियान होने लगे तो हिंदी भाषा भी दक्षिणी हिंदी बनकर दक्षिण भारत में पहुंच गई। दक्षिणी हिंदी बनकर कहां पहुंच गई? दक्षिण भारत में पहुंच गई। तो कहने का मतलब कि जहां जहां भारत के केंद्रीय साम्राज्य रहे, जिन्होंने भारत में शासन किया, वे सभी हिंदी प्रबुद्ध क्षेत्रों में रहे। और जब दक्षिण में वो गए तो दक्षिण में जो दक्षिणी हिंदी है वो भी पहुंच जाती है और हिंदी जिसे कहते हैं ना कि डीप पेनिट्रेट कर जाती है। तो दूसरा जो कसौटी है वहां पे भी हमको बड़ी मजबूती से हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में दिखती है। ठीक है, चलिए, हमारे देश के सबसे बड़े दो सामाजिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन, कई बार जो लोग कहते हैं कि जो दक्षिण में शैव, नैनार और वैष्णव अलवार आंदोलनों का जो विकास था वो हमको मध्य भारत और उत्तर मध्य भारत में भक्ति आंदोलन के रूप में दिखता है, जहां पे हमको सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, सगुण में राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा, निर्गुण में ज्ञानाश्रय धारा, प्रेमाश्रय धारा, और हमको तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास जैसी, कुतुबन, मंझन जैसे कवि मिलते हैं, मीराबाई, रसखान, रहीम, ये सभी मिलते हैं। और कहीं ना कहीं भक्ति आंदोलन जो परिणित होता है उसके केंद्र में भी हिंदी भाषा रहती है। चूंकि हिंदी साहित्य में जो शुरुआती 4 कवियों का नाम लिया उनको हम पढ़ते हैं,
बिहारी तक को हम पढ़ते हैं। इनफैक्ट जो हमारा जो हिंदी साहित्य का जो नया बैच है, जो कि हिंदी दिवस पे और खास बता दूं, हिंदी साहित्य का जो नया बैच है वो बिहारी लाल से शुरू हो रहा है, नहीं कि बिहारी की सतसई से शुरू हो रहा है। तो आप उसको मिस ना करें। StudyIQ. अभी मैं उसकी डिटेल भी दे दूंगा, StudyIQ.com पे जाके आप उस बैच से जुड़ सकते हैं। विकास लाइव कोड प्रयोग करना ना भूलें, ठीक। तो क्या है, तो सामाजिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन तथा स्वतंत्रता आंदोलन हिंदी भाषा के दम पे ही सफल हो सके। स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में मैंने बात की थी, भक्ति आंदोलन के बारे में डिटेल से मैं बात करूंगा। आप हमारे हिंदी साहित्य के कोर्स से जुड़ेंगे तो भी, नहीं तो आप StudyIQ IAS हिंदी और StudyIQ जो मेन चैनल है दोनों की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। दक्षिण में, ठीक है, अच्छा, इसकी भक्ति की परंपरा उत्पन्न चाहे दक्षिण में हुई हो, महाराष्ट्र गुजरात होते हुए उत्तर भारत पहुंची हो, किंतु भक्ति ने आंदोलन का रूप उत्तर भारत में ही लिया, जिसमें भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूं, आप इससे कन्विंस हो जाएंगे। जब हम भक्ति आंदोलन की बात करते हैं तो शायद शिल्प और कथ्य दोनों हिसाब से देखा जाए तो अगर कोई कवि जो सबसे आगे निकल के आता है, गोस्वामी तुलसीदास, उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी, ठीक है। संस्कृत के विद्वान थे, अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी और ऐसा लिखा कि आज भी घर घर में, मैं मान के चलता हूं कि 80 से 85% घरों में आपको रामचरितमानस दिख जाएगी। यह इस बात का प्रमाण है कि जो भक्ति आंदोलन के समय सबसे प्रमुख काव्य ग्रंथ लिखे गए वे लोगों तक पहुंचे और भाषा के रूप में हिंदी अपनी बोलियों के साथ लोगों तक पहुंची, ठीक। फिर क्या है, और तर्क देख लेते हैं। हिंदी के राष्ट्रभाषा होने का एक और आधार क्या है, उसमें रचित साहित्य की क्षेत्रगत व्यापकता। प्राचीन काल से ही हिंदी तक प्रदेशों में कई रचनाकारों ने हिंदी साहित्य की रचना की। पंजाब में गुरु नानक थे, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, 1.25 लाख ते एक लड़ाऊं गुरु गोविंद तब नाम कहाऊं, ठीक है। और वो क्या कहते हैं, जब गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों वाली बात होती है ना कि जोरावर जोर सा बोला, फतेह सिंह शेर सा बोला, हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो। तो कितनी प्रबुद्ध चीजें लगती हैं ना, ठीक है। तो अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, श्रद्धाराम फिलौरी तथा यशपाल जैसे रचनाकार हुए। महाराष्ट्र में प्रभाकर माछवे, गजानन माधव, मुक्तिबोध, यूपीएससी के आपके सिलेबस में भी हैं, ठीक है। नए रचनाओं को तमिलनाडु में वी राजू जैसे साहित्यकार हुए। बिहार बंगाल के क्षेत्र में विद्यापति, जब हम अवठ की बात करेंगे तो विद्यापति का नाम उभर के आ जाएगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में मुटुरी सत्यनारायण का हिंदी साहित्य बहुत प्रसिद्ध हुआ। असम में शंकर देव, केरल में श्री राम वर्मा, शाह जी महाराज जैसे कवियों ने हिंदी में ही लिखा। स्पष्ट है कि देश के लगभग सभी क्षेत्रों में हिंदी साहित्य की रचना हर काल में होती रही, जो उसके राष्ट्रभाषा होने का एक प्रमुख आधार बनती है कि राष्ट्रभाषा हम उसको कह सकते हैं, उसे राष्ट्रभाषा हम कह सकते हैं, ठीक है। फिर एक और तर्क क्या है कि हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी भी क्या है, समानांतर रूप से राष्ट्र की लिपि के रूप में परिवर्तित होती रही है। वे सभी संकेत जो भारतीय भाषाओं की ध्वनियों के लिए चाहिए किंतु इसमें नहीं थे, अब स्वीकार किए जा चुके। जो भी मैं बात बता रहा था कि थोड़ा सा 1% का गैप बचा है, वो गैप भी पूरा हो रहा है। तो शायद से जब हिंदी को एक राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पे आगे बढ़ाया जाए तो शायद आपको ये जो 1%, 0.5% का गैप है, ये भी आपको भरा हुआ दिखेगा, ठीक। तो राष्ट्रभाषा के रूप में अगर हिंदी के विकास को देखें तो मैंने बताया कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, और आधुनिक काल में भी जब हम भारतेंदु युग से द्विवेदी युग से छायावाद से प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें हिंदी की प्रबुद्धता दिखती है। जब हम भक्ति आंदोलन से आजादी आंदोलन तक, अभी मैंने बात की, जब हम विस्तार देखते हैं, ठीक है, जब, क्योंकि भक्ति आंदोलन लोगों से जुड़ा आंदोलन था, आजादी आंदोलन लोगों से जुड़ा आंदोलन था, जब इनका विस्तार देखते हैं तो हमें समझ में आता है हिंदी का महात्म्य। जब हम बॉलीवुड की बात, अब देखिए मैं बॉलीवुड को क्यों इंक्लूड किया, आला मारा के बाद जो पहली बोलती मूवी हम जिसकी बात करते हैं, उसके बाद से जो मूवियां बनी, जो भी फिल्म्स बनी, उन सभी पिक्चरों को, उन सभी मूवीज को, उन सभी फिल्मों को देखते समय एक चीज समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हिंदी को ही केंद्रित तत्व माना गया है। निश्चित तौर पे हम अभी एक डिबेट कर सकते हैं कि चलो हिंदी की मूवीज कैसे बन रही, कैसे नहीं, पर इसमें कोई दो राय नहीं कि जो पायनियर का रूप जिसने लिया ना, जिसने एंकर किया, जो शलाका पुरुष रही, वो हिंदी रही। तो हिंदी भाषा का विस्तार हमने देखा, राष्ट्रभाषा के लिए तर्क देखा, लेकिन हम सबको पता है कि राजभाषा के रूप में हिंदी स्वीकृत है। अभी भी राष्ट्रभाषा को लेकर बहुत सी डिबेट होती है, इफ्स एंड बट्स होते हैं। हमें यह भी कहीं ना कहीं स्वीकार करना चाहिए कि आज हिंदी दिवस है तो हम सभी भाषाओं पर तोहमत ना लगाएं। सबके अपने अधिकार हैं, सबकी अपनी स्वतंत्रता है कि किस भाषा को वो समझें, सुने, बोले, क्योंकि 22 भाषाएं तो आपके संविधान में भी लिखी हैं, बाकी कुछ और बोलियां हैं, तो आप स्वतंत्र हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक भाषा जो शायद
रिलेटिवली ज्यादा लोगों में बोली जाती है, ज्यादा लोग उसको समझते हैं, उसको अगर एक राष्ट्रभाषा का केंद्रीय तत्व मिल जाता तो और बेहतर रहता शायद। ठीक है, तो इसका उत्तर आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपको क्या लगता है। बाकी हम राजभाषा के मुद्दे पे बात कर लेते हैं। अभी हम उसको बात करेंगे राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति क्या है। उसके पहले मैं बता दूं कि हिंदी साहित्य जो मैं खुद पढ़ाता हूं उसका प्रतिज्ञा प्लस बैच, जो हमारा बैच नंबर 5 है, ठीक है, इसमें एडमिशंस 13 तारीख से शुरू हो चुके हैं, 13 सितंबर से, लेकिन एडमिशंस अभी चलेंगे क्योंकि क्लासेस नेक्स्ट वीक से शुरू हो रही हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अभी स्टडी IQ विजिट करना है, वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में जाके हिंदी साहित्य को चुनना है। विकास लाइव कोड जो है ना, ये मेरा कोड यहां पे है, विकास लाइव कोड। एक तो इस कोड को याद कर लीजिए, हिंदी चाहे आप स्टडी IQ हिंदी के कोई कोर्स लें या इंग्लिश के कोर्स लें, हर कोर्स में आपको विकास लाइव कोड सबसे ज्यादा छूट दिलाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए कि स्टडी IQ के 10 साल पूरे हो चुके हैं और अगर 15 तारीख तक अगर आप हिंदी साहित्य के कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, अधिकतम छूट मिलेगी आपको जब अगर आप 15 तारीख तक इसमें एडमिशन लेते हैं। इसमें 1 बजे से कक्षाएं चलती हैं और लाइव टेस्ट भी लिए जाते हैं। PYQ में पूरे डिस्कस करता हूं, आपकी वर्तनी से लेके वाक्य से लेके हर चीज की जो अशुद्धियां होती हैं उसको 1-to-1 मेंटोर करके मैं खुद दूर करूंगा। तो हिंदी साहित्य से जुड़ना हो तो आप studyIQ.com अभी विजिट करें और इस विकास लाइव कोड को याद कर लें, VIKASLIV, इसको याद कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की अगर बात की जाए तो राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति की अगर बात की जाए तो भारत का जो संविधान है, आपको पता है ना कि 395 आर्टिकल्स है, टोटलिटी में लगभग 450 है, लगभग 395 जो आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल यानी कि 12 अनुसूचियां हैं। तो जो 22 भाग हैं उनमें से 3 भाग यानी कि भाग नंबर 5, भाग नंबर 6 और भाग नंबर 17, ठीक है, इन जो ये भाग हैं इनमें आपको राजभाषा, ठीक है, इनमें आपको राजभाषा से जुड़ी क्या कहते हैं उपबंध है। भाग जो 17 है उसका नाम ही राजभाषा है, जो भाग 17 है उसका टाइटल ही राजभाषा है। और इस भाग में 4 अध्याय हैं जो संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषा, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय आदि की भाषा तथा विशेष निर्देशों से संबंधित हैं। ये चारों अध्याय अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक समाहित है। इसकी हम लोग आज बात करेंगे भी। इसके अलावा अनुच्छेद 120 तथा 210 में भी संसद एवं विधानमंडल की भाषा जो है ना उसको लेके कुछ उपबंध है, उसको हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो राजभाषा संबंधी प्रावधान क्या है। संविधान का अनुच्छेद 120 क्लॉज 1 जो है, आर्टिकल जो 120 क्लॉज 1 है, में क्या कहा गया है कि संसद में कार्य, ठीक है, संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। आगे क्या कहा गया, यदि कोई व्यक्ति हिंदी में या अंग्रेजी में विचार प्रकट करने में असमर्थ है तो लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति उसे अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 120 क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई उपबंध न करे तब तक संविधान के आरंभ के 15 वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पश्चात या अंग्रेजी में वाला अंश नहीं रहेगा। खैर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं बता दूं कि 15 वर्ष करके बहुत चीजें आ गई जहां पे क्लैरिटी में एक डिस्क्लोज है। लेकिन जब हम लोग अनुच्छेद 343 को पढ़ेंगे, ठीक है, फिर 344, 47 होते हुए 351 तक आएंगे तो राजभाषा को लेकर दिमाग से जो शंकाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 310 में कहा गया कि राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी या अंग्रेजी में, राज्य की राजभाषा या हिंदी या अंग्रेजी में, ठीक है, तो हिंदी है उसमें अभी भी किया जाएगा। आगे कहा गया कि फिर से कि जो अभी जैसे अभी मैंने क्या कहते हैं लोकसभा को लेकर प्रावधान बताया, वैसा ही विधानमंडल के साथ भी प्रावधान है कि अगर किसी और में चाहे तो उनको उपलब्ध करा देना चाहिए, तो विचार प्रकट नहीं कर सकता, उसकी बात यहां पे की गई है कि यहां पे नहीं कर सकता। जो अभी मैंने बताया उसके थोड़ा सा अलग होके क्या कि अगर विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति ऐसे किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है जो उपयुक्त भाषाओं में विचार नहीं प्रकट नहीं कर सकता, तो क्या है, बिल्कुल दे सकता है। शायद से मैं बोलते बोलते आपको कंफ्यूजन हो गया होगा, तो मैं इसको फिर से करेक्ट करा देता हूं। क्या कि जैसे लोकसभा में उपबंध है वैसे ही विधानमंडल में यानी कि विधानसभा के लिए उपबंध है कि वहां पे अगर कोई नहीं बोल सकता तो उसको ऑप्शन उपलब्ध कराया जाए, यहां पे भी कोई नहीं बोल सकता तो उसको ऑप्शन उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, भाषा कई बार इतनी तिरछी होती है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें भाषा पे हमेशा कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की
राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। क्लियर कर दिया गया। तो राजभाषा क्या है? हिंदी और लिपि देवनागरी। डेट याद कर लीजिएगा 14 सितंबर 1949 की बात है। ठीक है। इसके अतिरिक्त संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इसी अनुच्छेद में यह भी संकेत किया गया है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्षों तक होता रहेगा, पर यह बढ़ता गया, हम सबको पता है यह बढ़ता गया। ठीक है। अब इस पे भी एक डिबेट होनी चाहिए कि संविधान की जो बात रखी गई उसको वास्तविक अर्थों में एक्सेप्ट करने के लिए संसद कब बैठेगी, कब हिंदी पे पूर्णतः हर चीज पे क्या कहते हैं आधिकारिक जो काम होगा वो हिंदी से होगा, कब वो डिबेट होगी भगवान जाने। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है क्या कि संविधान के आरंभ के 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा, ठीक है, जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार पर सुझाव देगा। जैसे किन किन कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है, न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है, अंग्रेजी का प्रयोग कहां व किस प्रकार सीमित किया जा सकता है। इसी प्रकार का आयोग संविधान के आरंभ के 10 वर्षों के बाद भी गठित किया जाएगा। ये आयोग भारत की उन्नति की प्रक्रिया तथा जो क्या कहते हैं अहिंदी भाषी जो लोग हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए अनुशंसा करेंगे। आयोग की सिफारिशों पर संसद की एक विशेष समिति राष्ट्रपति को राय देगी। राष्ट्रपति पूरी रिपोर्ट या उसके कुछ अंशों को लागू करने के लिए निर्देश जारी कर सकेगा। अभी तो हम आगे हैं, पढ़ेंगे आर्टिकल्स को, लेकिन जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ऐसा कोई आयोग बना, अगर बना तो क्या उसका नाम राजभाषा आयोग था, उसने क्या रिकमेंडेशंस दी समय समय पे और उसकी किन अनुशंसाओं को लागू किया गया, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक, चलिए अनुच्छेद 345 के अनुसार क्या कहा गया कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली, ठीक है, किन्हीं अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। यदि किसी राज्य का विधानमंडल ऐसा नहीं कर पाएगा तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत किया जाता रहेगा। अनुच्छेद 346 के अनुसार, 45 का ये था, 46 का ये के अनुसार संघ द्वारा निर्धारित भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में तथा किसी राज्य और संघ की सरकार के बीच में पत्र आदि की राजभाषा होगी। यदि 2 या अधिक राज्य परस्पर हिंदी भाषा को स्वीकार करना चाहें तो उसका प्रयोग किया जा सकेगा। तो एक जिसे कहते हैं कि हिंदी को लेकर एक प्रकार की छूट दी गई कि यहां पे आपके पास ऑप्शन, जिसे कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट लाया गया। अच्छी बात भी है क्योंकि भारत जैसे देश जहां पे इस स्तर पे विविधता है, ठीक है, हम लोग कहते भी है ना कि अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, उस अनेकता, उस विविधता को संबोधित करने के लिए कहीं ना कहीं संविधान में फ्लेक्सिबल उपबंध होने चाहिए। वो हमको यहां पे देखते हैं, ठीक है, वो हमको देखने को मिलते हैं। चलिए अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता हो कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए और इसके लिए लोकप्रिय मांग की जाए तो राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह निर्दिष्ट कर सके शासकीय मान्यता दी जाए। भाषा थोड़ी सी टफ है इसीलिए मैं पढ़ देता हूं क्योंकि ये कानूनी भाषा है, ये शासकीय भाषा है। हो सकता है आपको थोड़ा सा इसमें इफ एंड बट इशू लगे, पर मैं आपको समरी के तौर पे बता दूं कि उपबंध क्या है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग, अगर कोई एक सर्टेन नंबर ऑफ पीपल इन पॉपुलेशन आके बोलते हैं कि नहीं हमको, और पर्याप्त भाग मतलब ठीक ठाक नंबर आके बोले कि सर मैम हमको इस भाषा में बातें करनी है, इस भाषा में शासकीय कार्य हो, तो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है। ये संविधान की भाषा जो लिखी है उसको इसलिए पढ़ दे रहा हूं ताकि आपको आधिकारिक रूप से कैसे कहा जाता है और क्या कहा जाता है ये स्पष्ट हो, ये क्लियर हो। ठीक, आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 348 में क्या कहा गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा कोई और उपबंध न करे तब तक उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में ही होंगी। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विषयों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होंगे। किसके? संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी विधेयक या उसके प्रस्तावित संशोधन, ठीक है, संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियम और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश। बाकी ये पॉइंट भी है जो इससे जुड़ता है, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं आगे की बिंदु पे इसलिए जाना चाहूंगा क्योंकि ये चीजें आप जाके वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं, वरना ये @ऑफिशियल विकास मेरे टेलीग्राम चैनल है, लगातार आपको साइड में दिख रहा है, यहां पे आप स्कैन करके चले जाएंगे तो इसमें भी मैं PDF अवेलेबल करा दूंगा, वहां पे भी जाके आप पढ़ सकते हैं। कुल मिला के उपबंध है कि या तो हिंदी या तो आपकी स्थानीय भाषा, और अगर दोनों पे नहीं पढ़ पा रहा है तो इंग्लिश तो खैर चलती ही रहेगी। ये 15 साल तक था, ये बढ़ता गया। ठीक है,
अनुच्छेद 349 के अनुसार संसद यदि राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक या संशोधन प्रस्तावित करना चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी और राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों पर, उन सिफारिशों पर गठित रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ही अपनी मंजूरी देगा, अन्यथा नहीं। तो क्या है कि अगर आपको 349 के अनुसार राजभाषा से संबंधित कोई विधेयक, ठीक है, कोई विधेयक या संशोधन लाना है तो आपको राष्ट्रपति से पहले अनुमोदन लेना पड़ेगा और फिर उसके बाद क्या लिखा है कि उसके बाद राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों पर, उन सिफारिशों पर गठित रिपोर्ट में विचार करने के पश्चात ही अपनी मंजूरी देगा। तो राष्ट्रपति स्वतंत्र है उसको अच्छे से रीड करने को, पढ़ के आगे बढ़ाने को। तो इट इज अप टू द कि राष्ट्रपति के पास है कि वो कितना उसको सही पाता है तो अनुशंसित कर सकता है। अनुच्छेद 350 के अंतर्गत उन वर्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है जो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो इन वर्गों से संबंधित विषयों पर रक्षा के उपाय करेगा। इसके साथ ही अल्पसंख्यक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिए जाने की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। चलिए 350 की मैं बात कर रहा हूं, अनुच्छेद की 350 स्पेसिफिकली मैं क्यों बोल रहा हूं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या स्पेशल उपबंध है उसमें मुझे जरूर बताइएगा। अनुच्छेद 351 में क्या कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। संघ का कर्तव्य होगा हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, ठीक है, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति, ठीक है, जो सामासिक संस्कृति है कि सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तान के 8वीं अनुसूची में बताई गई अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहां तक आवश्यक हो, वांछनीय हो, वहां तक उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत में से गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हेतु उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे। फिर से मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा टफ है। बात क्या कही जा रही है कि हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ाना है और भाषाओं का मूल जहां से निकला है उस भाषा से जुड़े व्याकरण और उसकी बात भी करता है अनुच्छेद 351। संविधान के अनुच्छेद 344(1) और अनुच्छेद 351 में 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारतीय भाषाओं का संदर्भ आया है। संख्या में कितनी है? 22 है। असमिया, उड़िया, उर्दू, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, बोडो, मैथिली, डोगरी तथा संथाली। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लास्ट जो भाषाएं जुड़ी वो कौन सी थी और किस संविधान संशोधन द्वारा वे जोड़ी गई। ठीक है, ठीक है। राजभाषा हिंदी की प्रगति की समीक्षा को अगर देखा जाए तो क्या है कि हिंदी की राजभाषा नहीं बन पाने के कारण सरकार या अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा गिनाए गए हैं। उसमें दो प्रमुख हैं कि भारत एक बहुभाषीय देश है, ठीक है, ऐसे देश में किसी एक भाषा को सर्वोच्च कैसे माना जा सकता है, और हिंदी एक पिछड़ी हुई भाषा है जबकि अंग्रेजी एक उन्नत और प्रगतिशील भाषा है। मैं बता दूं कि ये वे तर्क है ना, वो पॉइंट हैं जो कह सकते हैं कि थोड़े कुत्सित या थोड़ी सी कुंठित मानसिकता द्वारा उठा दिए गए हैं, क्योंकि ये दोनों ही तर्क अभी हमने इतना डिस्कस किया उस कसौटी पे खड़े नहीं उतरते हैं। ये दोनों ही तर्क जो हैं ये उस कसौटी पे खड़े नहीं होते हैं। लेकिन फिर देखिए कि दोनों तर्कों को थोड़ा विश्लेषण करना वांछनीय होगा। पहले तर्क के अनुसार भारत एक बहुभाषीय देश है इसलिए हिंदी राजभाषा नहीं बन सकती। वस्तुतः यह तर्क पूर्णतः भ्रामक है। सच यह है कि कोई देश चाहे कितना भी बहुभाषिक हो, उसे राजकाज चलाने के लिए एक भाषा का चयन तो करना ही पड़ता है। इसलिए यहां जो मूल प्रश्न है वह यह नहीं है कि बहुभाषी देश में कोई एक भाषा राजभाषा हो या नहीं। प्रश्न तो यह है कि राजकीय संपर्क भाषा के रूप में हम हिंदी को चुने या अंग्रेजी को। दूसरे प्रश्न को तो हम ऐसे ही खारिज कर देते हैं क्योंकि अभी हमने पूरा उसका महात्म्य बताया। भाई आपको हिंदी के बारे में बताया कि राजस्थान से लेके आपके नॉर्थ ईस्ट तक और कश्मीर से लेके साउथ तक, हम केरल तक गए हैं कि हिंदी भाषा में रचनाएं हुई हैं। मैंने आपको आदिकाल सिद्ध नाथ से अमीर खुसरो तक और फिर तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, जायसी, मंझन, कुतुबन, मीरा, नानक, गुरु गोविंद सिंह से लेके नीचे बिहारी तक और बिहारी, पद्माकर, केशवदास, फिर नीचे अगर आ जाए जो तो फिर चाहे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, चाहे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हो, चाहे वो छायावाद के कवि हो, सुमित्रानंदन पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, महादेवी वर्मा, या उसके बाद के कवि हों, इन सब ने एक छाप छोड़ी है। भाई भक्ति आंदोलन छोटा आंदोलन नहीं था। स्वतंत्रता आंदोलन ने तो हमको आजादी दिला ही दी। तो ऐसे आंदोलनों की जो सबसे सशक्त माध्यम बनी वो भाषा कैसे आप कह सकते हैं कि विस्तृत नहीं है, या कैसे कह सकते हैं कि वो पिछड़ी हुई भाषा है? हिंदी भाषा ने संस्कृत से लेके अभी तक 2-2.25 साल का जो यात्रा तय की है, जो जर्नी तय की है, शायद से
कुछ ही विश्व में ऐसी भाषाएं हों जो इतने दूर की यात्रा तय करके यहां तक पहुंच पाई हों। तो एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि जो लोग हिंदी को पिछड़ी हुई भाषा बताते हैं, वे लोग हिंदी का इतिहास देखें, वे लोग हिंदी का साहित्य देखें, वे लोग हिंदी की लिपि यानी कि देवनागरी लिपि देखें और उसका वैज्ञानिक जो आउटकम निकल के आता है, जो वैज्ञानिक तरीके से वो लिपि बनी है, उसको देखें। आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हिंदी के महात्म्य की बात संपूर्ण विश्व करता है और क्यों हिंदी दिवस पे उसके महात्म्य के बारे में आज मैं आपसे मुखातिब हूं, क्यों मैं आपसे बात कर रहा हूं। ठीक, चलिए फिर से बताता चलूं, हिंदी साहित्य का प्रतिज्ञा प्लस जो बैच है ये 13 सितंबर से शुरू हो चुका है, लेकिन वास्तविकता में कक्षाएं अगले हफ्ते से शुरू होंगी, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू के 10 गौरवशाली वर्ष हो चुके हैं। ठीक है, आपको डबल वैलिडिटी मिल जाएगी हिंदी साहित्य के कोर्स के साथ अगर आप विकास लाइव कोड के साथ जाते हैं। साथ में आपको बहुत आकर्षक कीमतों पे ये कोर्स मिल जाएगा, लगभग 400 रुपए प्रति मंथ मिलेगा। सोचिए, यूपीएससी के लिए जो सबसे मजबूत वैकल्पिक विषय है हिंदी साहित्य, वो आपको जो सबसे ज्यादा जिसे कह सकते हैं कि पोटेंशियल लगता है नंबर ले आने की, जहां से आपको निबंध या GS1 या GS4 जैसे टॉपिक भी पूरे लगभग कवर हो जाएंगे, वो वैकल्पिक विषय मात्र 400 रुपए प्रति मंथ में आपको मिल रहा है। तो देर ना करें, studyIQ.com विजिट करके विकास लाइव कोड लगाना ना भूलें। इस कोड को आप याद कर लें, कंठस्थ कर लें। ठीक है, जैसे हिंदी में आप तमाम कविताएं याद करते हैं, वैसे ही विकास लाइव को याद कर लें और इस कोड को जहां पे भी आपको लगे, स्टडी IQ के P2I बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़ना चाहते हैं या किसी अन्य कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, इस कोड का प्रयोग आप कर सकते हैं। बाकी आज हमने बात की कि राष्ट्रभाषा के तौर पे ये तो अभी भी विवादित है, लेकिन राजभाषा के तौर पे 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने बाकायदा हिंदी को स्वीकृत किया और हम सब ने एक हिंदी की जर्नी देखी कि अनुच्छेद 343 में कैसे कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो राजभाषा के तौर पे तो हिंदी अभी भी उसी प्रकार से परिलक्षित है जैसे हम ज्ञान की अधिष्ठात्री मां देवी सरस्वती को जब ज्ञान के क्षेत्र में परिलक्षित देखते हैं, वैसे ही भाषा के क्षेत्र में जहां पे लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, हिंदी भी वैसे ही सुंदरता के साथ, अपने महात्म्य के साथ उसी प्रकार से उपस्थित है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आपके व्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बाकी हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़ी जानकारी आपको दी। अगर आप हमारे P2I प्रतिज्ञा प्लस बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो फिर से उसके लिए भी आप studyIQ.com अभी विजिट कीजिए। विकास लाइव कोड मैं यहां पे लिख देता हूं फिर से। ठीक है, वैसे यहां पे लिखा हुआ है विकास लाइव कोड, इसका प्रयोग करना न भूलें, इसका प्रयोग करना न भूलें। बाकी हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी पखवाड़े पे हम हिंदी से जुड़े बहुत सारे वीडियोस लाते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।